गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बैंकिंग और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के बारे में समझा और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के बारे में भी समझा। आज के लेक्चर में हम लोग जो सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल वाला फंक्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि मनी की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल तक रखने के लिए जो सेंट्रल बैंक होती है वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करती है। पहला प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और उसमें हम लोगों ने देखा कि वो हो सकते हैं बिल्कुल बैंक रेट होती है उसमें, उसके अलावा रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है और साथ ही जो वेरिएबल रिजर्व रेशियो होते हैं जैसे CRR और SLR। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे? ये थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इनके माध्यम से जो मनी पे कंट्रोल होता है वो होता है उसके साइज के आधार पर, यानी इन संबंधित इंस्ट्रूमेंट से इकोनॉमी में मनी की साइज को बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमी में मात्रा को प्रभावित करते हैं मनी की, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार और उसको कम भी कर सकते हैं। और वो निर्भर किस पे करता है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए इकोनॉमी में, वो निर्भर करता है सेंट्रल बैंक पर। इसके साथ हम लोगों ने समझा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्रेडिट कंट्रोल के, वो थे मोरल सुएशन, मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट हैं वो, इसके साथ साथ क्रेडिट की राशनिंग। तो ये क्या करते हैं? ये डायरेक्शन चेंज करते हैं। जो इकोनॉमी में विभिन्न सेक्टर होते हैं उन संबंधित सेक्टर में जो भी सेंट्रल बैंक होती है वो चाहती है कि किसी सेक्टर में ज़्यादा क्रेडिट पहुँचे या किसी में कम पहुँचे, या पहले से ही किसी में कम पहुँच रहा होता है तो वो चाहती है कि उसमें ज़्यादा पहुँचे, और किसी में ज़्यादा पहुँच रहा होता है तो उसमें कम पहुँचे। तो इस प्रकार से वो डायरेक्शन चेंज कर पाती है विभिन्न जो बिजनेस एक्टिविटी हैं उनके लिए क्रेडिट की, और वो कह सकती है कि संबंधित जो कॉमर्शियल बैंकों से कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी हैं उनको किस प्रकार से क्रेडिट अपने जो टोटल उधार है उसका परसेंट दें, शेयर उसका दें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे। अब बात ये होती है कि क्या जो सेंट्रल बैंक है सभी इंस्ट्रूमेंट्स का एक बार यूज करती है, यानी एक ही साथ यूज करती है इकोनॉमी में, या फिर एक ही इंस्ट्रूमेंट का एक बार में यूज करती है? तो ऐसा नहीं है। वो निर्भर करता है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि उसको किस प्रकार से इकोनॉमी की कंडीशन लग रही है और वो किस प्रकार से जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको कर सकती है, मनी कंट्रोल जो भी सप्लाई है उसको नियंत्रित कर सकती है। तो उसके हिसाब से वो एक का भी यूज कर सकता है, एक से अधिक का यूज भी कर सकता है, और उसके जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं उन सभी का भी एक साथ यूज कर सकता है। तो वो निर्भर किस पे करता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा, वो निर्भर करता है, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक पर निर्भर करता है। वो चाहे तो कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकती है, एक साथ क्वालिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स का भी कर सकती है और क्वांटिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रयोग कर सकती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और अब बात होती है कि जो क्रेडिट कंट्रोल है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सही से मनी की सप्लाई को नियंत्रित नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो निर्भर करता है उसकी इन्फ्लुएंस पर और अथॉरिटी पर। किसके ऊपर? बिल्कुल सही, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। अगर बैंकिंग सिस्टम पर जो सेंट्रल बैंक है वो अच्छे से प्रभाव रखती है, इन्फ्लुएंस रखती है और साथ ही साथ अथॉरिटी भी रखती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी क्रेडिट कंट्रोल होगा वो बिल्कुल सही होगा, उसके द्वारा वो उसको सही से कर पाएगी। और निर्भर करता है डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट पर, यानी जो मुद्रा बाजार होता है उसके विकास पर भी निर्भर करता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ज़्यादा सफल हो पाएगी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लागू करने में, या कम हो पाएगी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी मार्केट विकसित है तो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल बैंक है वो सही से
काम कर पाएगी, वो सही से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लागू कर पाएगी। अगर ये विकसित नहीं है तो उतने अच्छे से जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो लागू नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो फेवरेबल कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन है उनके बेसिस पे भी ये निर्भर करता है। प्रोस्पेरिटी में अलग सिचुएशन हो सकती है और जो डिप्रेशन है यानी मंदी है, रिसेशन है, उनमें अलग सिचुएशन हो सकती है। तो इन सिचुएशन के आधार पर भी उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वो अलग अलग हो सकता है कि किसी में वो ज़्यादा सफल रह पा रही है और किसी में थोड़ी जितनी उम्मीद है उससे कम हो पा रही है। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, यानी जो केंद्रीय बैंक है किसी भी देश का और वहाँ की जो व्यावसायिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उनके बीच किस प्रकार का अंतर है उसको समझते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी अंतर का आधार, दूसरा में लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक और तीसरे में क्या लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर का आधार है वो क्या है, डिफिनेशन या मीनिंग। तो इसके आधार पर हम लोग अंतर करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या होती है, एक शीर्षस्थ संस्था होती है और वो क्या करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है, किसको, बिल्कुल सही, कंट्रोल भी करती है पूरे जो भी उस संबंधित इकोनॉमी का बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसको, यानी इसके द्वारा मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उसको संचालित किया जाता है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। तो इट इज institutions which perform the functions of accepting deposits, granting loan and making investments with the object of earning a profit। यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उस वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऐसी संस्थाएं जो क्या काम करती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमाओं को स्वीकार करती हैं, ग्रांटिंग लोन उधार देती हैं और मेकिंग इन्वेस्टमेंट निवेश भी करती हैं। किस उद्देश्य के लिए करती हैं ये सभी चीज़ें, बिल्कुल सही, लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से जब कोई संस्था कार्य करती है तो वो क्या कहलाती है, कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। हमारा जो दूसरा अंतर का आधार दिया हुआ है स्क्रीन पर वो क्या है, बिल्कुल सही, स्टेटस, स्थिति के आधार पर। तो इसके आधार पर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज द अफेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट। जो मुद्रा बाजार होता है उसमें ये शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करती है। कौन, बिल्कुल सही, केंद्रीय बैंक। और यहाँ पर हम लोग कॉमर्शियल बैंक के बारे में जाने। कॉमर्शियल बैंक इज मरली ये यूनिट्स इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी जो व्यावसायिक बैंक है वो केवल एक बैंकिंग जो ढांचा है, बैंकिंग स्ट्रक्चर है, उसकी इकाई के रूप में काम करती है और वो किसके अंडर में काम करती है, साथ ही साथ किसका नियंत्रण रहता है, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक का उस पर नियंत्रण रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑनरशिप, यानी इसको बोलते हैं स्वामित्व, यानी किसका स्वामित्व है संबंधित इंस्टीट्यूशंस पे। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक इज जनरली ए गवर्नमेंट ऑन इट्स इंस्टीट्यूशंस। जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, सामान्यतः उस पर वहाँ की सरकार का स्वामित्व होता है, वहाँ उसके अंदर उसी के आधार पर वो शासित होती है। और कॉमर्शियल बैंक के बारे में जानते हैं। कॉमर्शियल बैंक में भी बोथ प्राइवेटली और गवर्नमेंट ऑन इट इंस्टीट्यूशन। तो जो व्यावसायिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, वो निजी क्षेत्र की भी हो सकती हैं, यानी उन पर निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व हो सकता है और साथ ही साथ किसका भी हो सकता है, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट का भी स्वामित्व हो सकता है। तो ये दोनों में हो सकती हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी हो सकती हैं और जो भी सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भी हो सकती हैं। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है उसको समझते हैं और वो है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पर। तो सेंट्रल बैंक के बारे में सोचते हैं। इट मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी देश की, वो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती है, समाज का अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करती है और वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है, यानी जो फ्लैक्चुएशन होते हैं उनको मेंटेन करने की का कार्य करती है, उनको प्रबंधित करने का कार्य करती है। और अगर हम बात करें
जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसके उद्देश्य की, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू अर्न प्रॉफिट। तो जो व्यावसायिक बैंक होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है क्या करना, लाभ कमाना। तो यहाँ उद्देश्य के आधार पर हम देखते हैं कि जहाँ सेंट्रल बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, देश की भलाई के लिए कार्य करना और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाना, यानी वो लगातार एक ही विकास की ओर बढ़ती रहे, एक स्थिर दर पर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो। तो ग्रोथ की बात करती है कौन, बिल्कुल इकोनॉमी की जो भी सेंट्रल बैंक होती है, जबकि जो भी कॉमर्शियल बैंक होती है वो अपने स्वयं के लाभ की ग्रोथ की बात करती है, ना कि इकोनॉमी की ग्रोथ की बात है। तो वो स्वयं के जो निजी उसका लाभ होता है, फायदा होता है, उसके लिए वो कार्य करती है। अगला जो पॉइंट है वो है नोट इशू। तो जो मुद्रा जारी करने के अधिकार के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होती है उसको मोनोपोली होती है करेंसी को इशू करने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो करेंसी अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल बैंक होती है। इसकी वजह से वो जितनी चाहे आवश्यकता अनुसार इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कर सकती है और यानी करेंसी को छाप के जारी कर सकती है। वहीं हम लोग बात करें अगर कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव सच राइट्स। तो मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास, यानी करेंसी जारी करने का अधिकार नहीं होता है किसके पास, बिल्कुल सही, कॉमर्शियल बैंक के पास। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, और यह है पब्लिक डीलिंग, यानी लोगों से जो लेन देन है उसके बारे में बात करें तो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग। तो जो सेंट्रल बैंक है वो लोगों से प्रत्यक्ष रूप से लेन देन नहीं करती है। और वही बात अगर हम लोग व्यावसायिक बैंक की करें, कॉमर्शियल बैंक की करें, तो इट हैज़ डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग। तो वो जो जनता है उससे प्रत्यक्ष रूप से लेन देन की गतिविधियां हैं जो भी वो करती है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ बैंक्स। अब हम अंतर करते हैं किसके आधार पर, बिल्कुल सही, संख्या, बैंकों की संख्या के आधार पर। तो अपनी गतिविधियों की विशेष प्रकृति के कारण जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, वो एक होता है, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं देयर इज ए ओनली ऑन सेंट्रल बैंक ए कंट्री, देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन ए कंट्री। तो जहाँ किसी देश में एक सेंट्रल बैंक होता है वहीं जो कॉमर्शियल बैंकों की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, और वो संबंधित देश पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी कॉमर्शियल बैंक हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले जो भी हमारा पॉइंट है अंतर का, वो है कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी को बोला जाए फॉरेन रिजर्व। तो जो विदेशी मुद्रा का संरक्षक है या विदेशी मुद्रा की कोष को रखने वाला है। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके अलावा जितना भी विदेशी करेंसियों की मात्रा होती है उस संबंधित मात्रा को क्या कहा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कहा जाएगा। यानी विदेशी करेंसी को ही क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और जो उसका कोष होगा, उसकी मात्रा होगी, वो किसके पास रहती है, सेंट्रल बैंक के पास रहती है। इसलिए वो क्या होती है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ इसके बेसिस पे अंतर करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है इट इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो जो देश का फॉरेक्स रिजर्व होता है, विदेशी मुद्राओं की मात्रा होती है, अमाउंट होता है, वो सब किसके पास रहता है, वो रहता है आरबीआई के पास। वो उसके किसके रूप में काम करती है, कस्टोडियन के रूप में काम करती है। इट कंडक्ट मैनेज फ्लोटिंग टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इसके साथ साथ वो मैनेज फ्लोटिंग के माध्यम से, भारत के संदर्भ में है मैनेज फ्लोटिंग, याद रखेंगे, के संदर्भ में, आरबीआई के संदर्भ में, क्योंकि हम किसका एग्जाम्पल लेकर पढ़ रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम्पल लेकर पढ़ रहे हैं। तो मैनेज फ्लोटिंग के माध्यम से, प्रबंधित तरलशीलता के माध्यम से जो करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की बाह्य वैल्यू होती है, यानी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए भारतीय रुपये की जो वैल्यू है वो किसके संदर्भ में, डॉलर के संदर्भ में या पाउंड के संदर्भ में, तो उसको क्या करती है, बिल्कुल एक ऑप्टिमम लेवल पर रखने की कोशिश करती है, उसको व्यवस्थित करती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन जो रिजर्व होता है उसको तो रखती है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू होती है उसको को भी स्थिर करने की किसके द्वारा, जो भी
कौन करता है इसको स्थिर करना? बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक स्थिर करती है। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की, तो इट इज नॉट ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। ये क्या नहीं होते हैं? बिल्कुल ये फॉरेक्स जो भी फॉरेन रिजर्व होता है, किसका? फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, उसका कस्टोडियन नहीं होती हैं। फिर भी जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो लाभ के उद्देश्य से जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका लेन देन करती हैं, यानी सेल एंड परचेज करती हैं। हम लोगों ने यहाँ जाना कि अभी पिछले पॉइंट में कि जो नोट इशू करने का अधिकार है वो केवल और केवल किसको होता है? सेंट्रल बैंक को होता है, कॉमर्शियल बैंक को नहीं होता है। फिर भी जो भी पिछले लेक्चर हुए हैं उनमें हमने समझा है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो भी मनी सप्लायर के रूप में कार्य करती है, और वो किसके माध्यम से करती है? क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से करती है। तो एक अंतर का जो आधार वो है सप्लाई ऑफ मनी के रूप में, कि वो कौन सप्लाई ऑफ मनी किस प्रकार से करता है। तो यहाँ देख लेते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है? इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जो केंद्रीय बैंक है वो नियंत्रित करती है, किसको? रेगुलेट करती है, नियमित करती है, किसको? बिल्कुल सही, मनी की सप्लाई को। और साथ ही साथ जो मुद्रा पूर्ति का मुख्य क्या है? सप्लायर है, प्रिंसिपल सोर्स है, किसमें? इकोनॉमी के अंतर्गत। कौन? सेंट्रल बैंक। वही बात करें कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो मनी की सप्लाई के रूप में जो कार्य किया जाता है कॉमर्शियल बैंक का, यानी मुद्रा में मुद्रा को इकोनॉमी में बढ़ाया या जब कम किया जाता है, मतलब वो सप्लाई के रूप में भूमिका निभाती है। वो किसके माध्यम से निभाती है? क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से निभाती है। और ये क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक के द्वारा हो सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को कम या ज़्यादा जो भी कॉमर्शियल बैंक की है वो कर सकती है। तो जो मुद्रा पूर्ति के मामले में देखें तो नोट इशू के माध्यम से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को करती है, और इसके साथ साथ वो मुख्य स्रोत भी होती है मनी सप्लाई का। और जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से मनी सप्लाई को बढ़ाती है इकोनॉमी में, लेकिन उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल कि सेंट्रल बैंक का कौन सा एग्जाम्पल है और जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसका कौन एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हम देखते हैं इंडिया के संदर्भ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अगर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण हैं एसबीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक दूसरा है आपका इसका एग्जाम्पल, और तीसरा क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखेंगे ये किस सेक्टर की हैं? बिल्कुल सही, पब्लिक सेक्टर की हैं, क्योंकि इसमें ओनरशिप किसकी है? किसके द्वारा शासित हो रही हैं? प्राइवेट की जगह किसकी जगह? बिल्कुल याद रखेंगे, सरकार की द्वारा शासित हो रही हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अगर निजी क्षेत्र की बैंकों की, तो वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, और भी अन्य बैंक हैं निजी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से किसके उदाहरण हैं? कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस संबंधित यूनिट्स को पढ़ा। जो हमारी यूनिट्स थी कौन सी? मनी एंड बैंकिंग। धन्यवाद।